आज की बात करें तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ये दूसरा लेक्चर है। तो पहले तो हम लोग एक बार छोटा सा बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट और उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसके बारे में समझ लेंगे। इधर अगर टॉर्क है तो टॉर्क की तरफ राइट हैंड से टॉर्क अंगूठे की तरफ टॉर्क की डायरेक्शन किया तो उंगलियों का कर्ल जो है वो बता देता है कि रोटेशन का सेंस क्या है। जिधर करंट जा रही है उधर अगर आपने करंट की दिशा में अंगूठे को कर दिया तो उंगलियों का कर्ल बता देता है मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है। कॉइल जो है वो रोटेट किस एक्सिस के अबाउट कर रही है ये समझना होगा। तो अगर ये कॉइल है और ये इसका एम है और इस तरह से एम इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब है कॉइल इस तरह से घूम रही है। इस तरह से घूमने का मतलब डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है पेन किलर सीरीज। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को उनको मैं बता देता हूं भाई क्या है इस सीरीज में। तो बेटा इस सीरीज में आपके ऐसे टॉपिक्स या ऐसे पार्ट को लिया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। तो नीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपको पता है 2025 में पेपर थोड़े टफ आए थे, कुछ क्वेश्चंस टफ आए थे, तो अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आते हैं और उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है हम लोग इस सीरीज में आपको करवाएंगे। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि ये कोई वन शॉट का वीडियो है, तो नहीं, ये कोई वन शॉट वीडियो नहीं है, मगर किसी चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में जो भी अच्छे क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को इस लेक्चर में लिया जा रहा है या इस सीरीज में लिया जा रहा है। यह सीरीज पीडब्ल्यू ऐप पर भी अवेलेबल है, तो आप उस ऐप बैच में जाकर, ऐप पर जो है बैच में जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको मिल जाएंगे असाइनमेंट। ठीक है, तो उन असाइनमेंट्स में कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे जो टॉपिक आपको यहां पर मैं पढ़ाऊंगा उनसे रिलेटेड। तो चलिए, ये आज की बात करें तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ये दूसरा लेक्चर है। एक पहला लेक्चर इससे पहले हो चुका है, तो अब ये सेकेंड लेक्चर है। और क्या क्या हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो बेटा इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में बहुत सारी चीजें क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड हैं। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं जानते हैं या आपको डायरेक्शन का सेंस नहीं पता है तो आप जगह जगह पर जो है फंसेंगे फिर। तो पहले तो हम लोग एक बार छोटा सा बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट और उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसके बारे में समझ लेंगे। फिर थोड़ा सा कुछ बेसिक थ्योरी पार्ट जो है वो मैं आपको बता दूंगा, जो भी यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें जो यूज होने वाली है। और फिर कुछ बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको हो सकता है परेशान करें, तो आपकी उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ उस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जो शायद बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन उसके प्रोसेस के दौरान, काफी लंबे भी हो सकता हो, मगर उस प्रोसेस के दौरान ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको सीखने को मिल जाती हैं कि अगर उससे रिलेटेड कोई भी चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आप उसको अच्छी तरीके से कर पाए। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग फोर्स और टॉर्क जो है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के कुछ अच्छे 3 डायमेंशंस में बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उनको अटेम्प्ट या ट्राई किया था। ठीक है, तो आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देख सकते हैं उस लेक्चर को भी। अदरवाइज अगर आपको बेसिक मैग्नेटिक फील्ड की बात पता है तो और इस लेक्चर में आपको, तो आप उसको वहां से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इस लेक्चर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट से। तो भैया क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होने वाला है देखें अगर, तो देखिए 2 वेक्टर हमारे पास इस एक प्लेन पर लाए कर रहे हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और इनका जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज ए क्रॉस बी, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के ही क्या होगा, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और साथ में वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और इंपॉर्टेंट ये रखता है कि डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इंपॉर्टेंट ये रखेगा कि डायरेक्शन किस तरफ आएगी। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड से बड़े आराम से जो है डायरेक्शन को निकाला जा सकता है। और अगर वो चीज आपको नहीं आती है
तो जितना भी मैग्नेटिज्म का पार्ट है वहाँ ज़्यादातर क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, लगते हैं, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट की जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप वहाँ फंसेंगे। तो उसको समझ भी लीजिएगा कैसे करते हैं। बहुत सीधा सा फंडा है। देखिए, दो वेक्टर हैं, उन दो वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये राइट हैंड थंब रूल से निकल कर आता है। कैसे निकालना होता है साहब? भाई राइट हैंड, पहले तो सबसे पहले राइट हैंड से करना है, ये देख लीजिएगा कि आपका राइट हैंड कौन सा है। फिर हमने कहा ए क्रॉस बी निकालना है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि वेक्टर ए की तरफ, अगर लेट सपोज वेक्टर ए इस दिशा में है, तो वेक्टर ए की तरफ आपको अपनी फिंगर्स को रखना है। अब फिंगर्स की डायरेक्शन वेक्टर ए की तरफ होनी चाहिए। तो एक सवाल उठता है कि सर इस डायरेक्शन में हथेली की उंगलियां जो हैं होने के कितने तरीके हैं? तो बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे भी रख सकते थे, 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 आप अलग अलग किसी भी एंगल पर रख सकते थे, किसी भी एंगल पर रख सकते थे। तो इस दिशा में उंगलियों के होने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी भी डायरेक्शन में आप रख दो। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो वेक्टर ए की तरफ, अगर ए से शुरू किया तो वेक्टर ए की तरफ आपकी ये हथेली की उंगलियां होनी चाहिए। तो सर अगर वेक्टर ए इस तरफ है तो कैसे रख सकते हैं? ऐसे रख सकते हैं कि ऐसे रख सकते हैं कि ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि वेक्टर बी कहां है। इस तरह से रखना है कि जब उंगलियां कर्ल हो, जब उंगलियां कर्ल हो तो वो वेक्टर बी की तरफ कर्ल होनी चाहिए। इस तरह से होना चाहिए कि अगर दोनों वेक्टर्स को साथ में रखा जाए और आपकी उंगलियां कर्ल हो तो वेक्टर बी उंगलियों में घुसता हुआ दिखे। तो जैसे यहां पर देखें, तो मैंने कहा कि वेक्टर ए इस तरफ है, तो वेक्टर ए की दिशा ये हो गई, और बी वेक्टर इधर पड़ा हुआ है यू, तो ऐसे बी की तरफ ये कर्ल हो रहा है। अगर मैं यू रख देता तो बी वेक्टर इधर है, ऐसे तो घूम नहीं पाती। तो हमें ऐसे रखना है कि वेक्टर ए की तरफ उंगलियां हैं और वेक्टर बी की तरफ उंगलियां क्या हो रही, कर्ल हो रही, और हमेशा दिमाग में इमेजिन ऐसे करना है कि दोनों वेक्टर जो दो जिनका भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो उन दोनों की टेल्स एक साथ रखो। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या हुआ, दो वेक्टर जहां भी अलग अलग हो उनकी डायरेक्शंस आपको दिख रही हैं, अगर उनकी टेल साथ में रखो, इमेजिन करो, और इस तरह से करो कि पहले वेक्टर जो वेक्टर ए है जो आगे रखा हुआ है आपका, ए क्रॉस बी अगर निकाल लो तो वेक्टर ए की तरफ, अगर मान लीजिए वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी इस तरफ है, तो वेक्टर ए की तरफ हथेली की, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि हथेली घूमे बी की तरफ, और बी अगर आपका इस तरफ है तो आप ना तो ऐसे रख सकते हो, ना ऐसे रख सकते हो, ना ऐसे रख सकते हो, ना ऐसे रख सकते हो। ऐसे रखना है ए की तरफ, अगर ए इस तरफ है कि बी की तरफ कर्ल हो रही है उंगलियां, बी की तरफ कर्ल हो रही, बी वेक्टर आपकी उंगलियों में घुसता हुआ दिख रहा है, तो जो है जो थंब है वो डायरेक्शन बता देगा ए क्रॉस बी की। तो यहां पर हम देखेंगे तो वेक्टर ए ये है, बी की तरफ मेरी उंगलियां कर्ल होती हुई हैं, ये हो गया ए क्रॉस बी। अब इसी में कोई कहे कि सर बी क्रॉस ए निकालना होता तो, बी क्रॉस ए निकालना होता तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करें भैया? बी क्रॉस ए निकालने के लिए आप बी की तरफ उंगलियां हो तो चलो बी की तरफ उंगलियां कर दी, लेकिन ए मेरा इस तरफ जा रहा है, तो अब ऐसे तो उल्टा तो यार घूमता नहीं है हाथ, तो क्या करें, तो हथेली घुमा लीजिए। तो आप देखो ए की तरफ है और बी की तरफ, अगर बी वेक्टर इस तरफ है तो बी की तरफ कर्ल हो रहा है, और ये आ गया मेरा किसका डायरेक्शन, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। दूसरा आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी प्लेन पर ए क्रॉस बी आ रहा है, जिस भी प्लेन पर ए क्रॉस बी आ रहा है, कोई भी प्लेन जिस पर भी ए क्रॉस बी आ रहा है, सॉरी ए और बी वेक्टर आ रहा है, ए क्रॉस बी का रिजल्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो या तो वो ऊपर की तरफ होगा या वो नीचे की तरफ होगा। तो अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना सीख जाते हैं तो बड़ी आसानी से इस चैप्टर में चीजें को किया जा सकता है। ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, साइन थीटा, थीटा ए और बी के बीच का एंगल, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए एक एन कैप वेक्टर भी जो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रहा होता है परपेंडिकुलर, उसको डाल देते हैं। अब हमको ये पता है कि जैसे बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में हम लोग मतलब जानते हैं, और उनमें से एक क्वांटिटी है टॉर्क। टॉर्क भी एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा तो वहां से बात कर लेते हैं। तो टॉर्क टाउ जो है किस तरह से डिफाइन हुआ है, आर जो भी पोजीशन वेक्टर उसका बन रहा है क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, इस तरह से टॉर्क डिफाइन हुआ है। और यहां एक बात और समझेंगे कि टॉर्क की जो भी दिशा आ रही है, अगर मान लीजिए टॉर्क इस तरफ आया है, इस तरफ टॉर्क की डायरेक्शन आई है,
तो कोई चीज कैसे रोटेशन का सेंस रख रही है ये भी पता चल जाता है उस टॉर्क के कारण। तो इसको भी राइट हैंड से यूज कर लेते हैं। कैसे? जिधर टॉर्क की दिशा आई है उधर आप थंब कर लो, तो उंगलियों का जो कर्ल है वो बताता है कि कोई चीज इस टॉर्क के कारण कैसा घूमने का सेंस रख रही है। तो इस केस में अगर टॉर्क इस तरफ है तो कोई भी चीज जो है वो इस तरह से घूमने की कोशिश कर रही होगी। अगर टॉर्क इस तरह से है तो यूं घूमने की कोशिश कर रही होगी। अगर टॉर्क अंदर की तरफ है, अगर टॉर्क अंदर की तरफ है तो राइट हैंड से पता चलता है, राइट हैंड, ये याद रखना। तो अंगूठे की डायरेक्शन में, अंगूठे को टॉर्क की डायरेक्शन में डाल दो, तो क्रॉस बनाने का मतलब है टॉर्क अंदर की तरफ है। तो टॉर्क अगर ये है तो कोई चीज इस टॉर्क के कारण यूं रोटेट करने की कोशिश करेगा। टॉर्क अगर आपका बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ है तो राइट हैंड से अंगूठे की दिशा को टॉर्क की दिशा से अलाइन करो, तो उंगलियों का ट्विस्ट जो है, कर्ल जो है वो पता चलेगा कि टॉर्क की क्या डायरेक्शन है। तो बाहर की तरफ अगर टॉर्क आ रहा है तो घूमने का सेंस ये है, अंदर की तरफ टॉर्क आ रहा है तो घूमने का सेंस ये है, या किसी के घूमने का सेंस इस तरफ है तो उस घुमाव का जो टॉर्क होगा वो अंदर की तरफ होगा। किसी के घूमने का सेंस इस तरफ है तो उस घुमाव के कारण जो नेट टॉर्क बन रहा होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बातें अगर आपको पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। बड़ी आसानी से आप उस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये बेसिक आपको पता होगा। अगर ये बेसिक नहीं पता है तो बेटा फिर अच्छे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, इसमें और क्या क्या फार्मूले यूज होने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, v क्रॉस बी मतलब v हो गया वेलोसिटी, b हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहां से हमारा जो है फोर्स निकल कर आ जाएगा। तो बहुत सीधी सीधी सी बातें ये हैं कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज u जा रहा है v वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगा हुआ है, तो आप सोचो v क्रॉस b का रिजल्ट किधर आएगा। तो कैसे निकालें? v की तरफ उंगलियां हो तो v की तरफ उंगली कर दी, ऐसे कर दी, लेकिन क्या ये सही डायरेक्शन में किया है इसको? ये हमेशा पहली बार में सोचना है, क्योंकि अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये इधर घूम रहा है, जबकि बी वेक्टर किधर पड़ा हुआ है? अंदर। और हमेशा हमको पहले ही दोनों वेक्टर को एक साथ मिला के रख लेना है। तो v इधर है और b अंदर की तरफ है, तो ऐसे रखोगे तो आपके हथेली कर्ल इस तरफ हो रही है, जबकि हथेली का कर्ल होना, घूमना चाहिए था इस दिशा में। तो कैसे करें कि हथेलियां इस तरफ हो, उंगलियां इस तरफ हो, तो v की तरफ हुआ, और b की तरफ ऐसे कर्ल हो। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं कि अगर ये v है और b इधर है तो दोनों को पहले टेल टेल साथ में इमेजिन करेंगे कि टेल टेल साथ में रखा। अब v वेक्टर इधर है तो यूं रखूंगा तो हथेली यूं घूम रही है, यूं रखूंगा तो हथेली यूं घूम रही है, रखनी v की तरफ ही है। यूं रखूंगा v की तरफ तो है लेकिन हथेली यूं घूम रही है, तो ऐसे करें, v की तरफ रखा, v और b की तरफ जिधर ये है इसको ये उंगलियों से कटता हुआ जाए तो ये, तो v क्रॉस b किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। तो यहां देखें तो v इधर, b अंदर की तरफ, v क्रॉस b, तो जो भी फोर्स आएगा। अच्छा, तुमने कहा सर ये तो b इधर था, अरे दोनों वेक्टर्स कहीं भी हो उनकी टेल टेल साथ में पहले रखा करो, तो इस पे फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा। समझ पाए हैं तो बता दीजिएगा कि भाई सर समझ गए, डायरेक्शन देखना। यहां पर जो है v इस तरफ है, b डॉट लगा दिया। डॉट लगाने का मतलब हुआ साहब कि बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो अगर आप सोचो कि v की तरफ उंगलियां हो और उंगलियां कर्ल ऐसा हो कि बाहर की तरफ, तो ऐसे बाहर की तरफ, ये यहां से अगर b वेक्टर ऐसा होता तो इसको कट करती हुई जा रही होती, तो v क्रॉस b किधर आया? नीचे की तरफ आ गया। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से लगेगा। अगर b भी इस तरफ है, v भी इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल भी इसी तरफ जा रहा है, तो क्या आएगा? तो देखो, अगर तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो कितना आ गया? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा तो 0 हो गया, तो किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फोर्स आएगा ही नहीं। साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती तो 0 हो गया। अगर साहब ये नेगेटिव चार्ज होता तो माइनस q, और ये v है और ये मान लो b अंदर की तरफ लग रहा है, तो क्या होता? तो देखो, तो पहले v क्रॉस b सोचो, b वेक्टर अंदर की तरफ है, v वेक्टर इधर है, v की तरफ उंगलियां रखते हुए b की तरफ कर्ल हुई, तो v क्रॉस b का रिजल्ट ऊपर आ रहा है,
v क्रॉस b का रिजल्ट ऊपर आ रहा है और थीटा कितना है, थीटा तो 90 है, तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा। तो v क्रॉस b का रिजल्ट तो ऊपर आ रहा है, लेकिन क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो इस फार्मूले में माइनस जाएगा, तो इसका मतलब वो वेक्टर उल्टा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर किस तरफ आएगा, v क्रॉस भी ऊपर आया था मगर मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ आएगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा। कितनी वैल्यू का आ जाएगा साहब, वो आ जाएगा QVB। सर ये Q का माइनस नहीं रखेंगे, माइनस रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोर्स में माइनस साइन से डायरेक्शन का सेंस बता रहा होगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी आपने ले लिया है, तो चार्ज को माइनस रखने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको वैल्यू चाहिए होगी ना, फोर्स में तो आपको माइनस का क्या मतलब है, अगर रख भी दोगे तो वैल्यू चाहिए फोर्स की, तो फोर्स की वैल्यू आई किस तरफ, नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब इस केस में v क्रॉस b का रिजल्ट तो आएगा किस तरफ, v क्रॉस b आएगा ऊपर की तरफ, मगर क्योंकि माइनस चार्ज है तो यहां माइनस होने से f निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब v क्रॉस b के उल्टा डायरेक्शन में आ जाएगा, तो f मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इस तरफ आएगी। सिमिलरली अगर मान लो किसी ने कहा कि सर 90 नहीं होता है, ये मान लेते हैं कि कोई चार्ज है, v वेलोसिटी से जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड b लगा है, तो क्या करें, तो थीटा एंगल पर है, कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम कर सकते हैं, हम चाहें तो यहां से भी v क्रॉस b देख सकते हैं, तो साहब हो गया v b की तरफ कर लो, गया v क्रॉस b किधर आया, बाहर की तरफ आया, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ होगा, कितना हो जाएगा QVB, और VB के बीच का एंगल थीटा है, तो QVB साइन थीटा। एक अप्रोच ये है, दूसरी अप्रोच इसी को सॉल्व करने की क्या बन सकती थी, इसी को सॉल्व करने की एक दूसरी अप्रोच भी अगर देखें तो दूसरी अप्रोच क्या बन सकती थी कि b के कंपोनेंट कर लें। तो हमने कहा कि ये v वेलोसिटी से जा रहा है चार्ज, ये b इसका आया इस तरफ थीटा एंगल पर, b के दो कंपोनेंट कर लिया, एक आ गया इधर b कॉस थीटा, ठीक है, और एक आ गया इस तरफ b साइन थीटा। अब b कॉस थीटा को अगर देखो तो b कॉस थीटा और v एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकता है, ये वाला, क्योंकि ये v के साथ 90 डिग्री पर है, तो इसके लिए किधर वैल्यू आ जाएगी, v इधर है b इधर है, मैग्नेटिक फोर्स आएगा तो बाहर की तरफ, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना QV, और b कितना है b साइन थीटा। तो चाहे जैसे भी देख लो, दोनों तरह से जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपकी बिल्कुल सेम आएंगी। सेम जो बात फंडा जो है वो सेम इसी तरह का फंडा आपका करंट कैरिंग वायर के लिए भी लग जाता है, और उसके लिए भी मैग्नेटिक फोर्स, अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, उसके इन्फ्लुएंस में है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, IL क्रॉस B का, IL क्रॉस B का। सर ये L वेक्टर का कैसे लिख दिया, बेसिकली जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उधर से उसका लेंथ का एक वेक्टर बना लेते हैं, ऑल्दो स्मॉल लेंथ ही वेक्टर फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो कैसे सर, क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब है कि करंट अगर यूं जा रही है वायर में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगा हुआ है, तो फोर्स किधर आएगा ये पता करने के लिए आप या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लो, FBI, एक तो तरीका ये है। दूसरा, अगर आप वो नहीं भी यूज करते हैं तो आप V क्रॉस B से भी निकाल सकते हैं। V क्रॉस B से सर हम कैसे निकाल सकते हैं, करंट के इधर फ्लो होने का सेंस क्या है, करंट के इधर फ्लो होने का मतलब है कि निगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है, या फिर आप एक दूसरा लॉजिक ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का इस तरफ फ्लो है। ऑल्दो अब ये मत कहना कि सर कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं, हम एक थियोरेटिकली सोचे तो हम ऐसे कह सकते हैं अगर निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का इधर का सेंस हम मान सकते हैं। तो बेसिकली मेरा पॉजिटिव चार्ज उसी दिशा में जा रहा होगा, ये मैं एक थियोरेटिकल बात कर रहा हूं कि इसी दिशा में जा रहा होगा जिधर करंट है। अब जिधर करंट है उसी दिशा में अगर जा रहा है तो इस दिशा में ये मूव कर रहा है, तो सीधे मैं V क्रॉस B को देख लूं, V क्रॉस B को वही रखूं जो करंट की डायरेक्शन थी। तो ये सोचते हुए अज्यूम करते हुए चार्ज इधर जा रहा है तो V क्रॉस B, V इस तरफ है, V इस तरफ है, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। वही सेम फंडा आप यहां भी लगा सकते हो, वही सेम फंडा बिल्कुल आप यहां भी लगा सकते हो। कितनी वैल्यू का आ गया, अगर सर ये लेंथ L है
तो कितना हो जाएगा, तो ए आई बी और एल के बीच का क्या एंगल बना, एल इधर बी अंदर 90 डिग्री है तो आई बी एल आ गया। सर अगर ये करंट कैरिंग वायर था और ये मैग्नेटिक फील्ड था तो क्या होता, तो ये भी वही देखो, चार्ज का मोशन इधर बी भी इसी तरफ, तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, बीच में कोई ना कोई एंगल तो होना चाहिए ना, क्योंकि थीटा हो गया जीरो, थीटा हो गया जीरो, तो साइन जीरो जीरो, तो अभी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप बिना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के भी, ठीक है, वी क्रॉस बी का फंडा अगर पकड़ के चलते हो तो उससे भी आप बड़ी आसानी से निकाल ले जाओगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बाकी इसकी वैल्यू वाइज क्या हो जाएगी, वैल्यू वाइज ये हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा, जहां थीटा जो भी लेंथ का एक कंपोनेंट वेक्टर बन रहा है आपका, है ना, और लेंथ का जो लेंथ और बी के बीच का एंगल जो है वो बन रहा है। तो चलिए इसके साथ में एक पार्ट और देख लेते हैं जिसके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, और वो ये है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप या वायर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर टॉर्क भी लगता है। कितना टॉर्क लगता है वो कैसे निकलेगा, तो अगर ये मान लीजिए करंट कैरिंग कोई लूप है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो। कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट, जैसे करंट घूम रही है वैसे अपनी हथेलियों की फिंगर्स को घुमाओ तो अंगूठा मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन बता देता है। ये सब राइट हैंड से करना है, सिर्फ सारा राइट हैंड से सारी चीजें हैं। तो जिधर करंट घूम रही है ऐसे घूम रही है, इसमें ये अंदर का पार्ट है बाहर का पार्ट है, तो बाहर से यूं ऐसे आती हुई घूम रही है तो एम ये हो गया। हमने कहा कि सर ये इस तरह से है, ये पीछे का पार्ट है, तो यू करंट घूम रही है इसमें, तो हथेलियों से सोचो, इमेजिन करने वाली चीजें हैं कि करंट यूं घूम रही है, तो वैसे ही आपकी हथेलियां कर लो तो अंगूठा दिखा देगा कि भैया ये एम का मैग्नेटिक मूवमेंट का पार्ट हो गया। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोई एंगल है तो टॉर्क लग जाएगा। कितना होता है टाउ, टाउ होता है एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है एम और बी का। एम क्रॉस बी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा हो जाएगा एंगल एम और बी के, एम वेक्टर एम और वेक्टर बी के। कैसे, जैसे मान लीजिए इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस दिशा में यू लगा होता बी का, तो एम और बी के बीच का जो ये एंगल थीटा बन रहा है वो एंगल यहां पर आ जाता। तो सर टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, अरे भाई दो वेक्टर्स की टेल को साथ में रखो, दोनों वेक्टर्स की टेल को हमने साथ में रखा, ठीक है, दोनों वेक्टर की टेल को साथ में रखा और m क्रॉस b देखा, तो m के से साथ में b, तो m क्रॉस b का मतलब ये हुआ कि ये बाहर की तरफ आया, तो टॉर्क जो इस पर आ रहा है, इसकी इस एक्सिस पर जो टॉर्क आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है। टॉर्क देखेंगे तो बाहर की तरफ आ रहा है, और टॉर्क अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो अभी हमने आपको ये भी बताया कि टॉर्क की डायरेक्शन देख के आप वो घूमने का सेंस क्या है वो भी निकाल सकते हो। तो अगर टॉर्क इधर है, टॉर्क इधर है, तो टॉर्क इधर है, तो सोचो अगर ये टॉर्क बाहर की तरफ है तो घूमने का सेंस कैसा बन रहा है, मतलब इसके घूमने का सेंस, टॉर्क बाहर की तरफ, इसके घूमने का सेंस यू बन रहा है, इस तरह से घूमने की कोशिश करेगा। और एक दूसरा फंडा क्या होता है, देखो ये बहुत काम की चीज है, ठीक है, इधर अगर टॉर्क है तो टॉर्क की तरफ राइट हैंड से टॉर्क, अंगूठे की तरफ टॉर्क की डायरेक्शन किया तो उंगलियों का कर्ल जो है वो बता देता है कि रोटेशन का सेंस क्या है। मतलब ये घूमने वाली जो चीज है ना, बहुत सारी बातें निकाल के दे देती है। जैसे करंट की दिशा में हथेलियों को घुमा दो तो एम पता चल जाएगा, टॉर्क की दिशा में अंगूठे को रख दो तो घूमने की टेंडेंसी पता चल जाएगी। तो यूं घूमने की टेंडेंसी है। और दूसरा तरीका यह है कि क्वाइल हमेशा अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करती है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। तो सोचो अगर एम अपने आप को इस दिशा में लाने की कोशिश करेगा तो ये पूरा सिस्टम कैसे घूमेगा, क्या इस तरह से नहीं घूम जाएगा। और वही चीज यहां भी दिख रही है। और वो क्यों घूमा, क्योंकि टॉर्क आया। टॉर्क कितना आया साहब, एम क्रॉस बी का आया। वैल्यू वाइज कितना आया, एम बी साइन थीटा का आया। सर थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, एम और बी के बीच का एंगल है।
अब ये छोटी छोटी बातें अगर अच्छे से दिमाग में घुसी हुई हो तो फिर कुछ बचता नहीं, और अगर ये नहीं पता है, नहीं आता है, तो फिर बहुत कुछ है, तो फिर क्वेश्चंस नहीं समझ पाएंगे, ना सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप ये बेसिक बातें समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पाए हैं तो 2-3 बार इस चीज को दोबारा से देखिए, समझिए, और आपको इसको पक्का कीजिए। कहने का मतलब अगर अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। वही बात है कि जैसे टॉर्क अगर अंदर की तरफ डॉट बनाया, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है टॉर्क, तो टॉर्क की दिशा बाहर की तरफ है, तो जो भी चीज का टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ अंगूठे को किया तो मुझे पता चलता है इसके घूमने का टेंडेंसी इस तरह का बैठ रहा होगा। या जो भी चीज का टॉर्क बाहर की तरफ आया वो उसको, जो भी चीज है यहां पर कुछ भी हो सकता था, उसको यूं घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये सब बहुत छोटी छोटी बारीक बातें हैं। अगर ये आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जानते तो यहां से सीख के आप क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं कि हम निकाल पा रहे हैं इसको कि नहीं। क्या कह रहा है? 2 करंट कैरिंग वायर है, वीडियो आप पॉज कर सकते हैं और खुद से सॉल्व करें। 2 करंट कैरिंग वायर हैं, प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, ठीक बात है। इफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सेगमेंट बी इज along x direction, ठीक है। if force on segment A due to segment B, अच्छा force on segment A, इस segment पर कह रहा है कि जो force है, force on segment A due to segment B, अच्छा इसके ऊपर force है इस दिशा में, ये इसने बोल दिया है इसके कारण, ठीक है। what is the direction of force on segment B, B पर फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी ड्यू टू सेगमेंट ए। अब देखिए दोनों ही चीजों में इसने हमें करंट की डायरेक्शंस नहीं बताई हैं, तो हमें अपने से कुछ करंट की डायरेक्शन मानते हुए इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा। तो मैंने कहा मान लेते हैं इसमें करंट जो है, एज्यूम कर लिया हमने, इसमें करंट जा रही है इस दिशा में और इसमें करंट जा रही है इस दिशा में। अब हुआ क्या, चेक करते हैं कि इस सिचुएशन में हमारी ये फोर्स सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं। तो मैंने कहा अगर ये करंट यूं जा रहा है, तो आपको पिछले लेक्चर में इसी चैप्टर के मैंने बताया था कि एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वो भी राइट हैंड से। ये पूरा चैप्टर ही राइट हैंड से चल जाता है, तो राइट हैंड थंब रूल से वो भी आ जाता है कि जिधर करंट जा रही है उधर अगर आपने करंट की दिशा में अंगूठे को कर दिया तो उंगलियों का कर्ल बता देता है मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है। तो जैसे यहां अगर यूं करंट जा रही तो यूं मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंट से पता चल जाती है किसी जगह पे फील्ड की डायरेक्शन। तो इसके चारों तरफ यू मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगर आप देखो यूं, अगर ये करंट जा रही है ऐसे, यू मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इस जगहों पर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, अंदर की तरफ टेंजेंट आया। या एक दूसरा तरीका क्या होता था, दूसरा तरीका क्या होता था भाई, आपने राइट हैंड से देखा कि करंट यूं जा रही है और आपने देखा कि भाई नहीं अंदर की तरफ नहीं, यहां से ऐसे ही, सॉरी, तो यहां से यूं अगर मैग्नेटिक फील्ड ये आ रहा है तो यहां से बाहर निकलता हुआ आ रहा है। दूसरा तरीका ये होता था कि आप करंट की तरफ जो है अंगूठा कर दो और जिधर फील्ड निकालना है इस दिशा की तरफ निकालना है ना, यहाँ वाले मौजूद में, यहाँ वाले रीजन में, उधर हथेली की उंगलियां कर दो तो पुश बता देगा कि फील्ड किस तरफ है। तो इसमें फील्ड, इसके कारण यहाँ फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डॉट बी बाहर की तरफ हुआ। अब दूसरा सवाल आ गया कि बी अंदर की तरफ और करंट ये है, तो क्या देखो ये फोर्स इस तरफ आ रहा है। तो हमने कहा करंट अगर इधर जा रही है, करंट इधर जा रही है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, बी बाहर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी ऐसा क्या बन रहा है इसमें देखें अगर, तो वी बाहर की तरफ, वी ये ऊपर और बी की तरफ बाहर की तरफ उंगलियां कर्ल हो रही, क्योंकि बी वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ है। तो बिल्कुल सेट हमने सही किया है। एक बार ये चेक कर लीजिए कि सेट सही किया है, तो हमें दिख गया कि फोर्स इस तरफ आ रहा है। तो जो क्वेश्चन ने बोला है उसके हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो फिर यही करंट मानते हुए हम जरा इस पर देखें क्या आएगा। तो यहां हमें फील्ड देखना है, किसका फील्ड देखना है, इसका फील्ड देखना है। अब इसमें करंट अगर यूं जा रही है तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का बना रहा होगा। करंट की दिशा में अंगूठे को किया और उंगलियां कर्ल बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, या इस रीजन में फील्ड किधर होगा, तो अंगूठा करंट की दिशा में, उधर वाला रीजन है, हथेलियां फैला दी, पुश से पता चलेगा
कि यहां पर फील्ड आएगा किस तरफ, अंदर की तरफ, इसके कारण फील्ड आएगा अंदर की तरफ। और क्या अब आप खुद से देखिए कि क्या आप V क्रॉस B निकाल पाए हैं। इसका चार्ज यूं जा रहा है तो V क्रॉस B किधर होगा, B अंदर की तरफ है, V क्रॉस B किधर होगा, तो V की तरफ उंगलियां आ गई, क्रॉस B अंदर की तरफ हथेलियां घूम रही हैं, तो ये आ गया V क्रॉस B, मतलब कि जो भी फोर्स है उसकी डायरेक्शन। तो क्या आ गया करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो इसमें आ गया प्लस Y की तरफ। डायरेक्शन का खेल है बस, डायरेक्शंस के खेल को अगर आप समझ गए तो फिर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा कि आपने खुद से ये डायरेक्शन वाली निकाल पाए थे बात या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। इस सीरीज में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करके देखेंगे जो थोड़े टेढ़े हो, मगर उन टेढ़े क्वेश्चंस में बहुत सारी ऐसी बातें सीखने को मिल जाती हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं कई क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके सामने आ जाती हैं। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आप खुद से एक बार ट्राई करो इसको। कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एज शोन इन फिगर। इस वायर के कारण यहां कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में बात कर रहा है। ऑल्दो देखिए जब आपकी प्रैक्टिस में है तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको हर एक एस्पेक्ट इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि उसके बीच में से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। देखिए इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की दिशा में अंगूठे को किया और उससे कर्ल से मुझे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ ऐसा बन रहा है। टेंजेंट से पता चलता है फील्ड की डायरेक्शन, या करंट की दिशा में अंगूठे को किया, सिर्फ राइट हैंड थंब रूल से सारा काम चल रहा। और ये वाला ये वाली चीजें है ना, इधर का एरिया है ना, तो इधर के एरिया की तरफ अगर मैंने हथेली फैला दी तो पुश से पता चल रहा है कि इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा इसके कारण। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कितना, तो इनफाइनाइट वायर के कारण होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये पिछली क्लास में हम लोग फॉर्मूला देख भी चुके हैं। आर जो है वायर से दूरी है। तो देखिए इस वाले वायर की अगर आप बात करो तो इस वाले वायर की दूरी हर जगह आर सेम है जो कि ए के बराबर है। तो यहां हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है तो हर एक पॉइंट पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो आप डायरेक्ट फोर्स सीधा निकाल सकते हैं क्योंकि बी की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है अलग अलग लेंथ के एलिमेंट्स पर। तो किधर आ जाएगा फोर्स की भी अगर मैं बात करूं तो देखो बी अंदर की तरफ है और चार्ज यू मूव कर रहा है, करंट की दिशा में ही हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट, तो ये यू मूव कर रहा है, तो V क्रॉस B, तो V की तरफ उंगलियां हो गई, B की तरफ उंगलियां कर्ल होती हुई हैं, बिल्कुल सेट है। अगर आपका ऐसा सेट नहीं हो रहा है तो आप देख लो एक बार, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो गलत कर रहे हो क्योंकि ये चीज दिखा रहा है कि B वेक्टर बाहर है लेकिन B वेक्टर मेरा अंदर है। तो V वेक्टर ये, B वेक्टर ये, V की तरफ उंगलियां की, B की तरफ उंगलियां कर्ल हुई। एक बार अगर ये चमक गया ना भाई तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो फोर्स इधर आ रहा है, इसके कारण जो भी F1 फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा, ये मुझे पता चल गया। इन पॉइंट्स पर अगर आप देखो तो लगातार दूरी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है B की वैल्यू भी, ज्यादा दूरी पर जाने पर R बढ़ रहा है तो B की वैल्यू कम हो रही होगी। तो मतलब जैसे जैसे आगे जाओगे फोर्स की वैल्यू कम हो रही है। अच्छा किधर आएगा फोर्स, अगर ये देखें तो है तो B अंदर की तरफ, यहां पर भी तो V क्रॉस B, V ये रहा और B अंदर की तरफ, तो फोर्स की वैल्यू तो ऊपर की तरफ आ रही है। और अगर मैं इसको फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो यहां B ज्यादा है तो फोर्स बड़ा आ रहा होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे होंगे फोर्स की वैल्यू जो है छोटी होती जा रही होगी। ये चीज तो मुझे ऊपर वाले सेंस में दिखाई दे रही है। और नीचे वाले पार्ट पर अगर मैं आऊं तो V इस तरफ है, V इस तरफ है, चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस तरफ है, B अंदर की तरफ है। तो सोचो V क्रॉस B, V की तरफ उंगलियां की। अब तुम ऐसे रख दोगे तो गलत है, ऐसे रख दोगे तो गलत है, ऐसे रख दोगे तो गलत है। ऐसे रखना है कि V की तरफ उंगलियां और B वेक्टर अंदर की तरफ है। ये कब आपको आएगा, जब तक आप शुरुआत में ही V और B दोनों वेक्टर को एक साथ नहीं इमेजिन करोगे आप नहीं कर पाओगे। तो पहले क्या इमेजिन किया कि V इधर है और B अंदर की तरफ है, V इधर है और B अंदर की तरफ है। तो V की तरफ रखते हुए B की तरफ उंगलियां घूम रही, तो V क्रॉस B नीचे की तरफ आ रहा है।
और जितना बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि दूरी बराबर है। जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, नीचे भी वैसे ही वेरी कर रहा है। तो फोर्स की वैल्यू जो आ रही होगी ऊपर और नीचे, वो एक तरह से ही वेरी कर रही होगी। इसका मतलब कि ऊपर का वेरिएशन का फोर्स और नीचे के वेरिएशन का फोर्स एक तरह का ही है, और दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर दिया होगा। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहां का फोर्स यहां के फोर्स से पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस वाले हिस्से पर अगर बात करें तो V अंदर की तरफ नीचे की तरफ है और B अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B ऐसे रखेंगे तो देखो अभी B बाहर की तरफ है इसके हिसाब से, नहीं तो V अंदर की तरफ क्रॉस B इस तरफ आ रहा है, मतलब कि इधर आएगा और इधर आ गया F2। और यहां भी B की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी हर जगह, क्योंकि दूरी फिक्स है, मगर अलग होगी जो यहां थी। तो F1 की वैल्यू क्या होगी? F1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो Fnet वैसे कितना बचा? Fnet में अगर देखा जाए तो F1 बड़ा होगा F2 से, क्योंकि यहां B स्मॉल है, ठीक है। तो F1 माइनस F2, F1 की वैल्यू कितनी होगी सब? I, ये वाला I, B जो यहाँ 1 पॉइंट पर आप कह लो, इसको अगर 1 कह दें और इसको 2 कह दें, तो 1 पॉइंट पर हर जगह जो B है तो वो B1। कितनी लेंथ पर निकाल रहे हैं? ये लेंथ स्क्वायर है तो A, और B और L के बीच का एंगल 90 है, B अंदर की तरफ L इधर, तो साइन 90 1 हो गया, माइनस I B2 A। तो यहां से I A कॉमन ले लिया, B1 माइनस B2 I A B1 की जगह हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय कितनी दूरी है बेटा? ये देखोगे तो ये A दूरी है, माइनस म्यू नॉट I बाय 2 पाई, कितनी दूरी हो गई यहां से यहां तक की? तो ये 2A हो गई। तो कितना आ गया? तो देखो अगर तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई ये पूरे से कॉमन आ गया, तो म्यू नॉट, और ये I इसका I है तो I नॉट रख देते हैं, म्यू नॉट I नॉट, पहले अपन ये नोट कर देते हैं, तो I नॉट है, पहले अपन ये लिख लेते हैं I A म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A I नॉट, और अंदर बचा 1 माइनस 1 बाई 2, तो जो कि हो गया 1 बाई 2। तो कौन सा आंसर आ जा रहा है? कौन सा आंसर आ जा रहा है? कुछ हम लोगों ने गड़बड़ तो नहीं किया है? एक मिनट फिर से देख लेते हैं, ये 4 पाई A कहाँ से लिख दिया मैंने? एक मिनट, इसको जरा फिर से आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया I A, ठीक है, और पूरे से मैंने ले लिया कॉमन कितना? 2 पाई A भी कॉमन ले लिया, ठीक है, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I A 2 पाई A कॉमन ले लिया, और इधर हो गया म्यू नॉट I नॉट, अंदर बचा 1 माइनस 1 बाई 2। तो कुल मिलाकर ये आ गया कितना? 1 बाई 2, और ये हो गया A से A कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया म्यू नॉट I नॉट I अपॉन 4 पाई। और नेट फोर्स किधर बना? नेट फोर्स इस तरफ बना, तो अट्रैक्शन हो रहा है बेसिकली। तो अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्टिव है, तो ये दो तो ऑप्शन पहले ही गड़बड़ हो गए। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? अगर देखें तो म्यू नॉट I नॉट बाय 4 पाई, फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब आपको प्रैक्टिस में होता है तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं, पहले ही आपको दिख जाता है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, बस इन दोनों की जगह का B का निकाल के सीधे सीधे फटाफट से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखते हैं इसको। अब यहां पर देखिए इसने दिया है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट XYZ दे दिया है इज B इक्वल्स टू, ये अल्फा है, इसको करेक्शन कर लेंगे आप, अल्फा x प्लस वाई के कैप, देन द नेट फोर्स ऑन द लूप इन द फिगर इज। खुद से ट्राई करें, देखिए आप क्या खुद से कर पा रहे हैं। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको फिर से। B की वैल्यू किस तरफ है? बाहर की तरफ है, डॉट में है, और B की वैल्यू वेरी कर रही है, तो B की वैल्यू वेरी कर रही है, और कितनी दी हुई है? अल्फा x प्लस वाई के कैप, मतलब बाहर की तरफ है B। तो B मेरा यहां बाहर की तरफ है और वेरी करता हुआ है
तो कैसे निकाल लें इसको, किस तरह से निकाल लें? तो B है बाहर की तरफ, कितना आ जाएगा नेट फोर्स देखते हैं। अगर मैं एक चीज देखूं तो इस वाले पार्ट पर, जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट पर आप गौर करो तो आपका x 0 है, x 0 है, बस किसमें वेरिएशन हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन हो रहा है y में। और इस वाले पार्ट पर अगर बात करो तो यहां पर आपका y 0 है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन हो रहा है किसमें? x में। दूसरा, अगर यहां पर बात करो तो x कांस्टेंट है, हर जगह x की वैल्यू जो है वो a है, यहां पे क्योंकि x की वैल्यू a है तो हर जगह इस पार्ट में x की वैल्यू a है और y में लगातार वेरिएशन है। और इस वाले पार्ट पर अगर आप गौर करो तो हर जगह देखा जाए तो y फिक्स है, y की वैल्यू किसके बराबर है? यहां पर y की वैल्यू b है, तो हर इस पॉइंट पर y की वैल्यू b फिक्स है, x में लगातार वेरिएशन हो रहा है। तो अब मेरे को ये पूछ रहा है कि भैया नेट फोर्स कितना होगा ये बताओ। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले हम इस वाले हिस्से पर सॉल्व करते हैं कि 1 कितना होगा, 2 कितना होगा, ठीक है, फिर 3 के लिए सॉल्व कर लेंगे और फिर 4 के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो पहले 1 और 2 का पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज अगर आप देखो तो 1 के कारण किधर फोर्स आएगा उसका अंदाजा अगर हम लगाएं तो V नीचे की तरफ है, मतलब करंट का मतलब वही चार्ज का मोशन नीचे की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज, और B बाहर की तरफ है, तो V नीचे की तरफ, B बाहर की तरफ, तो V क्रॉस B, V क्रॉस B, तो इधर आ रहा है फोर्स मेरा F1 जो कि लगातार वेरी कर रहा होगा, वो अभी देखते हैं। लगातार फोर्स वेरी कर रहा होगा क्योंकि यहां पर लगातार B की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन मोटा मोटा सारा का सारा फोर्स जो बन रहा होगा वो इसी तरफ बन रहा होगा, वो F1 बोल दिया। और सिमिलरली इसमें देखो तो यार ऑटोमेटिकली पता हो रहा है करंट की डायरेक्शन घूम गई है, तो V इस तरफ है, आप पहले सोच लिया करो ऐसे, V इस तरफ है और B बाहर की तरफ है, तो V क्रॉस B, तो ये बाहर की तरफ आ गया कितना? F2। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट एक डायरेक्शन देगा, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। F1 कितना होगा वो देखें। तो आप ये देखो कि यहां पर जो भी छोटी सी लेंथ है उस पर हमें देखना पड़ेगा। क्यों उस पर देखना पड़ेगा? क्योंकि लगातार B वेरी कर रहा है, तो इस छोटी सी लेंथ पर जो फोर्स आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, और मैंने कह दिया वो फोर्स DF है। तो DF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? DF की वैल्यू हो जाएगी I वहां का B, और L की जगह क्या हो गया? तो ये छोटा सा वेरिएशन Y में है तो dy, और बीच में एंगल कितना है? तो DL वेक्टर जो ये बना, DL वेक्टर और B के बीच में जो B बाहर की तरफ है 90 है, तो sin 90 1 हो गया। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, DF का इंटीग्रेट होके F1 बनेगा, जिसको मैं ये लिख रहा हूं, I की जगह I डाल दिया। B की वैल्यू यहां कैसे वेरी कर रही है? तो B की वैल्यू भी Y के हिसाब से वेरी कर रही है, और B की वैल्यू कैसे वेरी कर रही होगी? तो B क्या होगा यहां पर, इसमें B1 कह देते हैं इसको, तो हर जगह x क्या है? इसमें 0 है, तो x 0 है, तो B1 की वैल्यू कितनी रही होगी? अल्फा y की। तो B1 की जगह एक तरीके से हमने डाल दिया, हम डाल देते हैं वैल्यू कितनी बेटा? अल्फा y, और ये हो गया dy, और इंटीग्रेट कर दें y में कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, तो y की वैल्यू b तक जा रही है, तो 0 से लेके b तक इंटीग्रेट कर दिया, कितना आ गया? F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू आ गई I अल्फा y, dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, लिमिट डाल दो, लिमिट डाल दोगे तो बचेगा b स्क्वायर बाय 2। तो ये तो मेरा आ गया F1। अच्छा, F2 कितना आ जाएगा? अब F2 भी बड़े प्यार से ऐसे निकल आएगा। F2 भी लगातार यहां B वेरी कर रहा है, तो छोटा सा पार्ट कोई ले लूं मैं इस पे, और यहां पे कोई DF का वेक्टर बनेगा। DF की वैल्यू कितनी बन जाएगी? DF की वैल्यू बेटा जो बन जाएगी दैट इज, F2 के लिए कैलकुलेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन I, B की जगह वहां पे B2 का निकाल लेते हैं, और Y में वेरिएशन लेंथ का हो रहा है, तो वो छोटी सी लेंथ ये Y में है, तो dy लिख लिया। I B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां B कितना वेरी कर रहा है, तो यहां अगर देखो तो आप इस जगह पर x की वैल्यू फिक्स है, इसके किसी भी पॉइंट पर x की वैल्यू फिक्स है, और कितनी है x की वैल्यू? तो x की वैल्यू हर जगह a है, तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां x की जगह a डाल देते हैं, अल्फा a प्लस y
dy, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये दोनों तरफ इंटीग्रेट होगा तो ये तो F2 हो गया सॉल्व होकर, और कितना आ गया F2 अगर देखो तो F2 की वैल्यू आ गई सॉल्व होने के बाद। I अल्फा कॉमन ले लेता हूं पूरे से, ठीक। a dy का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो a dy का I अल्फा पूरे से कॉमन ले लिया, a dy का इंटीग्रेशन बचेगा ay, लिमिट डालोगे y की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से b, 0 से b, तो ay और y की लिमिट डाल दी तो बचा b, माइनस y dy इंटीग्रेट होकर बनेगा y स्क्वायर बाय 2, लिमिट डाल देंगे 0 से b तो कितना बचेगा, माइनस b स्क्वायर बाय 2। तो नेट f कितना बचा, अगर यहां पर देखो तो f नेट कितना आया, तो अगर मैं सॉल्व करूं f नेट कितना आया, तो f नेट मेरा आ गया भाई f1 बड़ा होगा या f2 बड़ा होगा, कौन सा ज्यादा आ रहा है, किसी से भी लेके कर सकते हो, वैसे ये वैल्यू बड़ी आ रही है, इसमें इतना ये माइनस हो रहा है तो f2 माइनस f1 हो गया, ठीक है। f2 माइनस f1 में करोगे तो कितना आ गया, I अल्फा ए बी, ठीक है, ये लिख रहे हैं I अल्फा ए बी माइनस I अल्फा बी स्क्वायर बाय 2, ठीक। और कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, F2 माइनस F1, यहां मैंने आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, हाँ यहां पे ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस रहेगा। मैं फिर से सॉल्व कर देता हूं इसका एक स्टेप, अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये बन जाएगा I अल्फा, इंटीग्रेट करने के लिए I अल्फा कॉमन ले लिया, और अंदर बचा कितना, अंदर जो बचा हमारा वो बचा इंटीग्रेशन a dy प्लस y dy, और लिमिट चली गई 0 से लेके b तक, 0 से लेके b तक, तो ये सॉल्व होकर बन जाएगा I अल्फा a dy, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, और dy का इंटीग्रेशन y हो गया तो बचा b प्लस I अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, y dy का इंटीग्रेशन किया, ये बन गया b स्क्वायर बाय 2। तो F2 बड़ा है तो F नेट कितना बन गया, F नेट बन गया मेरा F2 माइनस F1, तो इस पूरे में से ये वाला माइनस होगा तो देखो I अल्फा बी स्क्वायर बाई 2 क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, तो ये टर्म पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा कितना, बचेगा I अल्फा ए बी, I अल्फा ए बी का नेट बचेगा, और किस डायरेक्शन में बचेगा, तो F2 बड़ा था तो F2 की दिशा में बचेगा, मतलब कि F नेट इसमें यहां बच रहा होगा इस दिशा में, इन दोनों के लिए F नेट इस दिशा में बच रहा है, और कितना बच रहा है I अल्फा ए बी। चलो ऑप्शंस में देखें एलिमिनेट करने से कौन कौन सा हो जा रहा है, I अल्फा ए बी आई कैप डायरेक्शन में, I अल्फा ए बी आई कैप डायरेक्शन में ये आ रहा है, I अल्फा एल स्क्वायर आई स्क्वायर ये वाला तो नहीं आ रहा है, I अल्फा ए बी आई कैप डायरेक्शन में ये भी आ रहा है, और I अल्फा ए स्क्वायर आई कैप ये नहीं आ रहा है, तो अब बचे ये दोनों ऑप्शन, अब बचे ये दोनों ऑप्शन। दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन बड़े प्यार से मेरे को अंदाजा लग जाएगा कैसे, एक बार देखना, यहां पर एक बात देखना, इतना तो तय है इस वाले वायर पर ज्यादा फोर्स आएगा जैसे इस वाले वायर पर ज्यादा फोर्स आया था, और इस पर कम आएगा, इधर किधर आएगा, तो V इस तरफ है, B बाहर की तरफ है, तो इस पर जो फोर्स आएगा F3 वो नीचे की तरफ आएगा, और इस पर F फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, और ये फोर्स बड़ा आएगा, और ये कितना बड़ा आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसी तरह से एक्सप्रेशन बनेगा। बस जब B4 निकालोगे आप, तो B4 निकालते समय Y की वैल्यू क्या डाल दोगे, B और X इंटीग्रेट होगा, जैसे यहां Y इंटीग्रेट हुआ था वैसे वहां X इंटीग्रेट होगा। तो ये वाला पार्ट आप खुद निकाल कर देखना, लेकिन इससे पहले ही हमें अंदाजा तो लगी गया है कि F4 बड़ा आएगा F3 के कंपैरिजन में, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, और नेट फोर्स ऊपर की तरफ आना है मतलब एक कंपोनेंट J कैप में आएगा, तो माइनस J कैप में तो नहीं आना है, तो ये तो गलत हो गया, J कैप में आएगा, और यही इसका आंसर होगा। तो आप चेक करना, F3 माइनस F4 आपको लिख देता हूं मैं, F4 माइनस F3 कितना बनेगा ये मैं लिख दे रहा हूं। F4 माइनस F3 आप जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका I अल्फा ए बी J कैप। क्यों? क्योंकि जैसे ये वाला टर्म कट गया था ना, ठीक है, ये बचा था, वैसे ही आप देखना जब आप F3 और F4 के लिए सॉल्व करोगे तो
यहां पर जो टर्म बन रहा होगा दैट इज आई अल्फा ए स्क्वायर बाय 2 बन रहा होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, काफी वेरिएबल्स पे इसने जो भी सारा था चारों तरह में सॉल्व करवा दिया। इस एक क्वेश्चन से आपकी हो सकता है, हो क्या सकता है, कंफर्म ही है, कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो सीख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a current carrying loop placed in magnetic field as shown in figure, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस पूछ रहा है कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस कितना होगा ये पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड होता कितना है, उसके लिए अगर फार्मूला देखें तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ आई बाय एम बी। ये हमारा टाइम पीरियड के लिए फार्मूला निकल कर आता है। किसी भी स्मॉल टाइम पीरियड के लिए अगर निकालना है, स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, डेरिवेशन पार्ट इसका नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो बहुत इजी है, अगर आपने बेसिक से सीखा है तो आपको ये पता होगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम मैग्नेटिक मोमेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वैल्यू रख लेते हैं। अब हुआ क्या है इसका देखें तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ है, मैग्नेटिक मूवमेंट करंट यूं घूम रही है तो उंगलियों को कर्ल किया, मैग्नेटिक मूवमेंट भी बाहर की तरफ है, तो भैया मैग्नेटिक मूवमेंट भी बाहर की तरफ है और बी भी बाहर की तरफ है। और मैंने कहा कि कॉइल हमेशा कोशिश करती है अपने आप को अलाइन करने की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जैसे ही आप हल्का सा डिस्प्लेस करोगे एम को तो ये वापस से यहाँ आने की कोशिश करेगी टॉर्क के कारण, और इस तरह से इसमें ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे। तो जो भी कॉइल है उसका ये एम निकला हुआ है, तो वो कॉइल इस तरह से क्या करना शुरू कर देगी, ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ऑफ आई बाय एम बी। तो सिंपली सॉल्व करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कॉइल जो है वो रोटेट किस एक्सिस के अबाउट कर रही है ये समझना होगा। तो अगर ये कॉइल है और ये इसका एम है और इस तरह से एम इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब है कॉइल इस तरह से घूम रही है, इस तरह से घूमने का मतलब डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, तो डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, डायमीटर के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट कितना होगा, तो होगा इसका मास, स्मॉल एम से लिखा, आर स्क्वायर बाय 2। तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट एम कितना होगा, तो करंट इनटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू रख लेते हैं, टी बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई को अंदर कर देते हैं, हो गया 4 पाई स्क्वायर, आई की जगह हो गया कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आई पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड आई थिंक बी ही दिया है तो बी हो गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, यहां पे ये 2 बचा, तो टाइम पीरियड देखें तो बचा अंडर रूट ऑफ 2 पाई एम बाय आई बी। तो कोई सा ऑप्शन आ रहा है, कोई सा ऑप्शन आ रहा है, 2 पाई एम बाय आई बी, 2 पाई एम बाय आई बी सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है इसका, सीधा डायरेक्ट फार्मूला के सॉल्व किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं तो आपको खुद ही सॉल्व करना होगा, मैं आपको बता दूंगा आंसर, आप मुझे बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था उसका क्या आंसर होगा। बहुत सारी बातें इसमें सीखने समझने वाली हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर हम बहुत बड़ा क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं। आइडिया इस क्वेश्चन के लिए यही था कि भाई आप एटलीस्ट क्वेश्चन देखें, पढ़ें, समझें, प्रयास करें। कुछ कॉन्सेप्ट लग रहे हैं मैकेनिक्स के भी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और देखते हैं समझते क्या है। एक बार आप पहले क्वेश्चन अगर खुद से पढ़ लेते हैं तो बहुत आसान रहेगा समझ पाना। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वुडन सिलेंडर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जिसका मास है 0.25 kg, लेंथ इसकी दी हुई है 0.100 मीटर, ठीक है। नंबर ऑफ टन्स जो है वो 10 टन्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है।
और वायर जो है वो जैसे कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर के चारों तरफ ऐसे लपेटा हुआ है उसकी लेंथ के अलोंग, उस सिलेंडर की लेंथ के अलोंग जो है इसको लपेटा हुआ है। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर की लेंथ के अलोंग इस तरह से वायर लपेटा हुआ है। तो अब अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंडर इज रिलीज्ड ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल विद द प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स n है, 10 है, wrapped around its longitudinally so that the plane of coil contain the long central axis of the cylinder. The cylinder is released on a plane inclined plane at angle theta to the horizontal with the plane of the coil parallel to the inclined plane, ठीक है। If there is a vertical uniform magnetic field है 0.5 टेस्ला का, what is the least current I through the coil that keeps the cylinder from rolling down the plane। मतलब यह है कि सिलेंडर जो है प्रॉपर रोल करता हुआ जो है वो नीचे जाए, उसके लिए ये पूछ रहा है कि करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। फ्रिक्शन के बारे में कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन नहीं है। और अगर सिर्फ स्मूथ सरफेस पर इस सिलेंडर को रख दिया जाता तो ये जो है आपका स्लिप करता हुआ आता। अभी स्लिप करता हुआ नहीं आएगा, रोलिंग कर रहा है, तो इसमें एक छोटा सा रोलिंग का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। पहले ही समझ लेते हैं कि रोलिंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसके लिए प्रॉपर रोल करता हुआ आए। तो मैंने कहा इंक्लाइंड प्लेन पर अगर ये सिलेंडर को मैं यहां से टॉप फ्रंट से ऐसा देख रहा हूं सामने से, तो ये रोल करता हुआ आ रहा है। इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन क्या लगेगी, उस कंडीशन को समझ लेते हैं। इस जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट पर कोई भी नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। अगर नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन तो आएगा सेंटर की तरफ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो स्लिपिंग होगी फिर। तो अब अगर हम ये देखें कि यहां पर कोई नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आना है, इसका मतलब 80 नहीं आना है, 80 नहीं आना है मतलब कि अल्फा नहीं आना है, अल्फा नहीं आना है मतलब नेट टॉर्क नहीं आना चाहिए। तो नेट टॉर्क क्या रहना चाहिए, नेट टॉर्क जो है अबाउट दिस पॉइंट, इसको मैं पॉइंट O कह दूं, शुड 0। तो हमें ये कंडीशन बनानी है खाली, ठीक। O पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 हो। तो कैसे कर ले, तो पहले देखें कौन कौन टॉर्क बना सकता है। नॉर्मल फोर्स कोई टॉर्क बनाएगा नहीं क्योंकि यहीं से पास कर रहा है। mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अगर ये थीटा है तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा बेटा mg कॉस थीटा। तो अब नॉर्मल का कोई टॉर्क नहीं आएगा, mg का कोई टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि इसी पॉइंट से जा रहे हैं, यहीं से पास कर रहे हैं। mg साइन थीटा का टॉर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो देखो तो mg साइन थीटा ये है और ये पॉइंट है। तो इसकी अगर रेडियस में r मान लूं तो यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो गई। तो टॉर्क ड्यू टू mg कंपोनेंट कितना आ गया, टॉर्क ड्यू टू mg साइन थीटा कितना आ गया, तो वो आ जाएगा कितना, mg साइन थीटा फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r। और बेटा किस तरफ आएगा ये टॉर्क, तो r क्रॉस f। तो r वेक्टर ये है, f वेक्टर ये है, तो दोनों की टेल को साथ में रखा करो। r वेक्टर ये रखा, mg साइन थीटा वेक्टर ये रखा, दोनों की टेल साथ में रख के हमेशा सोचा करो। तो r क्रॉस f, टॉर्क जो आया वो किस तरफ आया, इसका अंदर की तरफ आया। टॉर्क जो mg के कारण आया वो अंदर की तरफ आया। mg का टॉर्क अगर अंदर की तरफ आया तो मतलब mg का टॉर्क इसको यूं घुमाने की कोशिश करेगा, इसका टॉर्क इसको यूं घुमाने की कोशिश करेगा। तो mg नेट टॉर्क लेके आ रहा है। अब कोई ऐसा हो जो इसके टॉर्क को क्या कर दे, काउंटर बैलेंस कर दे। तो टॉर्क mg के कारण जो है ग्रेविटेशन कंपोनेंट के कारण अंदर की तरफ आया,
कोई ऐसा हो जो इसके टॉर्क को काउंटर बैलेंस कर दे, और इसके टॉर्क को काउंटर बैलेंस कर दिया तो नेट अल्फा जीरो हो गया। अल्फा जीरो हो गया तो किसी तरह का कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर नहीं आएगा जो इसका कांटेक्ट पॉइंट है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो स्लिप नहीं करेगा, रोल करता हुआ आराम से चला जाएगा। तो mg का टॉर्क ये आ गया। और अब अगर मैं देखूं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण किधर टॉर्क आएगा, तो सोचो अगर आप अलग से इस डायग्राम को मैं बनाऊं, तो जो भी कॉइल है यहां पर, ये रेक्टेंगुलर शेप की जो कॉइल ये बनी, ये रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल बनी, तो ये साइड कितनी है इसकी, ये साइड इसने दी है, लेंथ कितनी दी है इसकी, लेंथ इसने दी है 0.1, तो लेंथ L मान ली, ये दी हुई है L, ये जो लेंथ है, और ये लंबाई कितनी होगी, तो ये एक तरीके से 2r हो गई होगी, डबल ऑफ रेडियस। तो एरिया कॉइल का हो गया L इंटू 2r। और मैग्नेटिक मूवमेंट किधर रहा होगा, तो अगर मैं मान लेता हूं करंट यूं घूम रही है ऐसे, तो ये बाहर की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट M आ गया होगा। तो इस पे अगर मैं देखूं तो मेरा परपेंडिकुलरली ये M आ गया, और कितना ये M आ गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया I इंटू एरिया, एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया L इंटू 2r, और ये मैग्नेटिक फील्ड है B, और इनके दोनों के बीच का एंगल देख लो, तो ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलरली इसको पीछे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, ये 90 माइनस थीटा, ये बेटा एंगल हो गया थीटा, ये वाला एंगल भी हो गया थीटा। तो आप जरा देखो कि M क्रॉस B का रिजल्ट किधर आ रहा है, तो M क्रॉस B किधर आ रहा है, M क्रॉस B का रिजल्ट आ रहा है बाहर की तरफ। तो टॉर्क किसके कारण, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण बाहर की तरफ आ रहा है, mg के कारण अंदर की तरफ, इसके कारण बाहर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दें, कंडीशन बना दें। अच्छा, कितना आएगा टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क कितना बन जाएगा, mb, और बीच का एंगल इनका कितना है, थीटा, तो mb साइन थीटा। ये आ गया mg के कारण, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब तो क्या करना है, फॉर रोलिंग हम कह सकते हैं टॉर्क जो mg के कारण आया और टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आया, उसको हमने क्या कर दिया, बैलेंस आउट कर दिया। तो mg साइन थीटा फोर्स इंटू आर बराबर, अच्छा एक चीज और है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू टोटल लिखनी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए थे, तो यहां पर हम n का भी मल्टीप्लाई साथ में कर देते हैं, बराबर हो गया m b साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। m की जगह क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स n, i, एरिया हो गया पाई, सॉरी एरिया हो गया कितना 2r इंटू एल, और ये b, और ये बचा यहां से mg r, r से एक r कैंसिल आउट हो गया, i चाहिए हो गया कितना mg बाय n 2n l b। इसको आप स्वयं से सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट में डालिए कि इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। फटाफट से आप सॉल्व करके मुझे आंसर डालेंगे, लेकिन क्वेश्चन पहले खुद समझ के करके, ठीक है, दोबारा से खुद से करना, काफी कॉन्सेप्ट इसमें हमने डिस्कस किए हैं, तो आप इसको खुद से करके मुझे आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ रहा है। आंसर लिख देंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी बार जो है ये वो क्वेश्चन है जो थोड़े टेढ़े टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो आप एग्जाम हॉल में कर लेंगे, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है हर जगह, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, और कह रहा है फाइंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, इधर फोर्स आएगा क्या आएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार को लगता है लोग सीधे सीधे देखते हैं कि अच्छा बी बाहर की तरफ है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फोर्स जीरो होगा। अरे नहीं भाई, ऐसा मत सोचिएगा, ये बी की डायरेक्शन दी है, फोर्स नहीं दिया है। अगर फोर्स सारा बाहर की तरफ होता तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता, टेंशन फिर भी जीरो नहीं होता, टेंशन तो आ जाता, नेट फोर्स जीरो हो जाता। तो यहां ध्यान रखना,
यहाँ B बाहर की तरफ है, आपको फोर्स की डायरेक्शन देखने पड़ेगी। किसी भी एक छोटे से पार्ट को पकड़ लो, करंट आपकी यूं घूम रही है, आपने इस पार्ट को पकड़ लिया, छोटे से पार्ट को पकड़ो और इस छोटे से पार्ट के लिए आप सोचो कि ये कोई छोटी सी लेंथ ले ली, मान लो मैंने डीएल ले ली। आप इस छोटी सी लेंथ पर सोचो फोर्स किधर आएगा। तो चार्ज का फ्लो V इधर है, B इधर है, V क्रॉस B किधर बन रहा है, V इस तरफ, B इस तरफ। ये इमेज पहले आपके दिमाग में बननी चाहिए। जब तक आपके दिमाग में ये इमेज नहीं बनेंगी, दोनों वेक्टर्स को आप साथ साथ लेकर नहीं आओगे, आपको यहां नहीं दिखेंगे साथ में। आप कहोगे सर यहाँ तो आपने यहाँ करंट बनाई है, अरे V इधर है, B इधर है, या आप अलग से बना लो। V क्रॉस B किधर आएगा सोचो, तो V इधर और B की तरफ उंगलियां कर लो रही, V क्रॉस B अंदर की तरफ जाएगा। तो इस छोटे से पार्ट पर जो फोर्स होगा वो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। इस छोटे पार्ट पर भी निकाल के देखो, अंदर की तरफ होगा। इस छोटे पार्ट पर निकाल के देखो, अंदर की तरफ होगा। इस छोटे पार्ट पर निकाल के देखो, अंदर की तरफ होगा। तो इस छोटे से पार्ट पर फोर्स होगा कितना, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट होगा कितना। तो वो फोर्स जो है डीएफ अगर मैं कह देता हूं तो आई, करंट आई, बी नॉट कितने हिस्से पर लगी, वो इस पार्ट पर लगी, दैट इज डीएल। तो सारे ऐसे छोटे छोटे फोर्स अंदर यहां इस तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो टोटल फोर्स कितना बन जाएगा अगर इस हर छोटे पार्ट के हिसाब से देखें तो आई बी नॉट इंटीग्रेशन डीएल, और इंटीग्रेशन डीएल का मतलब इसकी पूरी लेंथ कितनी हो गई, वो आई बी नॉट 2 पाई आर। किस तरफ आ रहा है ये, अंदर की तरफ। तो कोई सा ऑप्शन बन रहा है, पहला ऑप्शन देखें, आई की जगह आई नॉट बोला है। आई थिंक करंट कितनी है, आई नॉट है, ये यहाँ मिसिंग है, आई नॉट होगा, ठीक है। तो 2 पाई आई नॉट बी नॉट आर और इन टू द पेज। तो पहला ऑप्शन ही हमको करेक्ट मिल गया है। दूसरा आउट ऑफ पेज है, गलत है। आउट ऑफ पेज ये भी गलत है, और जीरो ये भी गलत है। एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आता है तो देखो हमें पहले ही पता चल गया कि इन टू द पेज तो होगा, तो आउट ऑफ पेज के दो ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे। जीरो होगा नहीं, ये पहले ही समझ में आ गया, तो आपको सॉल्व करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसे भी करके दिमाग लगाना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है और कह रहा है कि ये प्लेस्ड है। आइसोस्केल का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स क्या हो, आइसोस्केल का मतलब हुआ जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, और यहां पर एक यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड है, जो यूनिफॉर्म फील्ड इस दिशा में लग रहा है और कह रहा है कि पी आर की डायरेक्शन में है, ठीक है। इफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म पी क्यू, इस पी क्यू आर्म पर एफ है, किस दिशा में है ये सब उसने कुछ नहीं बताया। मैग्नेटिक फोर्स विच एक्ट ऑन द सेम आर क्यू आर, क्यू आर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम एक दिशा मान लेते हैं पी क्यू की किधर रही होगी। तो मैंने कहा पी क्यू की दिशा ये मैंने मान ली कि करंट की दिशा ये है और इस लूप में यू करंट घूम रही है। तो सोचो चार्ज भी इस हिस्से पर यूं गया होगा और इस हिस्से पर यूं गया होगा, और बी इधर है तो वी क्रॉस बी का वी इधर, बी इधर, वी क्रॉस बी बाहर की तरफ बना। तो इस पर जो फोर्स है वो बाहर की तरफ आया होगा और सीधा सीधा कितना फोर्स आ गया होगा, तो एफ की वैल्यू होगी कितनी। तो देखिए स्ट्रेट वायर है, सीधा सीधा कह सकते हैं आई एल का ये कंपोनेंट बन रहा है, ये छोटा डीएल 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 भी सारे लेंगे तो इसी तरफ बन रहे हैं, और बी इस तरफ है तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, साइन 91 हो जाएगा। तो आई बी एल साइन थीटा में थीटा 90 है तो साइन 91 हो गया। तो होगा कितना, एफ की वैल्यू हो जाएगी आई बी, और मैं इसकी पूरी लेंथ एल मान लेता हूं तो आई बी एल, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं बात करूं इस वाले हिस्से पर, तो मैंने कहा ठीक है यार ये आपका बी इस तरफ आया, अब बी इस तरफ आया तो ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ में, तो आप देखें तो आइसोस्केल है तो ये एंगल 45 होगा, क्योंकि ये 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप बी के दो कंपोनेंट कर लीजिए, या बी और एल ये बनेगा एल वाला वेक्टर, इनके बीच का एंगल 45 है तो कितना फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऑन क्यू आर में कितना होगा, तो हो जाएगा आई बी एल कितना हो गया, टोटल लंबाई एक तरीके से होगी रूट ऑफ 12, क्योंकि अगर ये एल है और ये भी एल है तो ये रूट 2l हो गई, आई बी रूट 2l, और साइन थीटा एल के बीच में, ये एल लेंथ का और इसके बीच में एंगल 45 बन रहा है,
तो ये हो गया कितना, आई बी रूट 2l 1/√2, तो √2 कैंसिल, ये भी IBL हो गया, दैट इज F के इक्वल। डायरेक्शन क्या होगी, तो V क्रॉस B, V वेक्टर इस तरफ बना, V क्रॉस B, तो अगर आप देखो V ये बना, इस तरफ किया हमने और B की तरफ उंगलियां कर्ल हो रही हैं, तो V क्रॉस B देखोगे तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहां फोर्स आएगा अंदर की तरफ, और कितना आ रहा है, सेम आ रहा है F। तो अगर ये F है तो ये वाला कैसा हो जाएगा, -F। कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि मेरे पास एक -F ऑलरेडी पड़ा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका -F। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेईई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसमें एक डायग्राम फॉर्म में बना के मैंने इस टाइम पीरियड का क्वेश्चन अभी करवाया है। जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए नीट में आने के चांस ज्यादा है। खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है वही जो पीछे के टाइम पीरियड का कराया है, बस लैंग्वेज फॉर्म में यहां पर दे दिया है, वहां डायग्राम फॉर्म में था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो बात करते हैं इस पार्ट की, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 के पेपर में। ऑल्दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो बड़े आराम से आप उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टर है जो करंट, कांस्टेंट करंट कैरी कर रहा है, XY प्लेन पर है, ये XY प्लेन पर ही रखा हुआ है, और कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो B लगा हुआ है, और F जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मोर देन वन आंसर इसमें करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन आंसर करेक्ट हो सकते हैं। सर क्या नीट में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट आएगा? नहीं भैया, समझना हमारा पर्पस यहां पर यह है कि आपको एक क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चंस या टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करवाया जा सके, आपके जो कोर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो उसको बेहतर बनाया जा सके। अगर वो बेहतर है तो सब क्वेश्चन बड़े आराम से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहला ऑप्शन कह रहा है कि इफ बी इज अलोंग जेड कैप, जेड का मतलब है कि बाहर की तरफ हुआ, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ आएगी। पिछले इसी चैप्टर के पिछले लेक्चर में मैंने एक्सिस कैसे डिसाइड होती है, एक्स वाई दिया है तो जेड किधर होगा वो कैसे निकालते हैं वो बताया था। तो जिनको नहीं पता तो देख लेना, बहुत काम का है। तो यहां फिलहाल जेड जो है वो बाहर की तरफ होगा। तो जब जेड बाहर की तरफ है, ठीक है, तो फोर्स किधर आएगा ये बताना है। यहां एक देखिए, और याद रखिएगा कि एक इसमें फोर्सेस में ही एक इफेक्टिव फोर्स का कॉन्सेप्ट भी लगता है। इफेक्टिव फोर्स का कॉन्सेप्ट यही ब्रीफ कर देता हूं, आगे के क्वेश्चंस में भी यूज होगा। फॉर एग्जांपल यहां कोई एक वायर है और वो इस तरह का वायर यहां पड़ा हुआ है ये, ठीक है, और बी मेरा अंदर की तरफ लग रहा है, तो इस पूरे वायर पर फोर्स कितना आएगा इसको देखने के लिए आप इस पूरे का वेक्टर अलग 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 निकालने की बजाय इसके जो भी इनिशियल फाइनल पॉइंट है उस पर आप एल इफेक्टिव देख लो। तो इस एल इफेक्टिव पर आप देख लो, जितना इस एल इफेक्टिव पर बनेगा वही इसके ऊपर भी नेट फोर्स बनेगा। ये एक बड़ा अच्छा सा इसका कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव लेंथ का। तो अगर यहां करंट आई है और ये बी है, तो इस पर मान लो कि आई करंट एल इफेक्टिव पर यहां से यहां गई है, तो वी वेक्टर इधर हुआ, बी वेक्टर अंदर हुआ, तो इस पूरे पर जो इस पर आया, किधर आया फोर्स, इस तरफ आया, कितना आया, एफ, एफ आया, आई बी एल इफेक्टिव, वही इस पूरे वायर पर नेट फोर्स होगा। कैसे सर? एक्चुअली इसके हर एक छोटे हिस्से पर फोर्सेस यूं लग रहे होंगे, अलग अलग फोर्सेस लग रहे होंगे इस तरह से हर एक छोटे हिस्से पर, और इन सबका रिजल्टेंट जो बनेगा वो ये रिजल्टेंट बन जाएगा। तो ये एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव लेंथ का, उसको आप इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के सारे क्वेश्चन बहुत फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। यहां पर जैसे मैं देखूं तो ये पूरे हिस्से पर मेरे लिए एल इफेक्टिव क्या बना, यहां से यहां तक का ये पूरा एल इफेक्टिव बन गया, और बी मेरा किस तरफ है, बाहर की तरफ है, तो फोर्स किधर आएगा, तो सोचो वी इधर, वी इधर, बी इधर, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, फोर्स मेरा इस पर आएगा किस तरफ, नीचे की तरफ आ जाएगा, फोर्स मेरा नीचे की तरफ आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, तो आई
फोर्स की वैल्यू कोई कह दे कितनी आ जाएगी तो वो कह देंगे आई बी, क्योंकि एल इफेक्टिव और बी के बीच का एंगल 90 है, ये इस तरफ जा रही है करंट, इसमें एल इफेक्टिव में मान सकते हैं, बी बाहर की तरफ है, तो आई बी एल इफेक्टिव कितना हो गया, एल 2L + 2R, इतना आ जाएगा। तो इफ बी इज अलोंग जेड डायरेक्शन एफ प्रोपोर्शनल एल + R, बिल्कुल सही बात है, हमने तो पूरा वैल्यू भी निकाल दिया। इफ बी इज अलोंग एक्स कैप, एक्स डायरेक्शन में, तो आप सोचो करंट भी इधर ही जा रही है, बी भी इसी तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 0 बन गया, तो फोर्स लगेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन सही है। इफ बी इज अलोंग वाई कैप, वाई कैप का मतलब क्या हुआ, तो एल इफेक्टिव और बी के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, साइन 91 होगा, तो फोर्स आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा कितना, सेम यही प्रोपोर्शनल में, बस डायरेक्शन चेंज होगी। क्यों, v इस तरफ है, b इस तरफ है, तो v क्रॉस b, अभी फोर्स बाहर की तरफ आएगा, कितनी वैल्यू का आएगा, इतनी वैल्यू का ही आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। और इफ b इज अलोंग जेड कैप, बाहर की तरफ है, तो f 0 होगा, ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इसमें से देखा जाए कितने हो गए, 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, a भी करेक्ट है, b भी करेक्ट है और c भी करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, बहुत हेल्पफुल है, और देखिए कैसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आपको पता है। वैल्यू भी पूछ लेते तो आप निकाल देते, यही वैल्यू बनती इस पे, दोनों ही जगह पे, इसमें भी और इसमें भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। दो चीजें जो है वो इसमें आपकी लगेंगी जिनसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि थिन फ्लेक्सिबल वायर है जिसकी लंबाई L है, ये भी जेई मेंस में आया हुआ, जेई नहीं एडवांस में ही आया हुआ है, पेपर 1 में 2010 में, लेकिन इसके क्वेश्चन से करने से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसमें कह रहा है करंट घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बहुत अच्छी बात है, और जब इस सिस्टम को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है जो अंदर की तरफ लग रहा है बी वैल्यू का, तो ये एक सर्किल फॉर्म कर देता है। ऐसा क्यों होता है उसके बाद भी समझेंगे। आप देखो जैसे ही ये इस हिस्से पर अगर मैं देखूं तो V इस तरफ है, B अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B, मेरे को इस हिस्से पर, इसके छोटे हिस्से पर फोर्स U लगा होगा, इसके छोटे हिस्से पर भी फोर्स U लगा होगा, इसके छोटे हिस्से पर फोर्स U लगा होगा, इसके छोटे हिस्से पर फोर्स U लगा होगा, इसके छोटे हिस्से पर फोर्स U लगा होगा। एक कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स में आता है सरफेस टेंशन के पार्ट में, जहां पर किसी थ्रेड को आप सोप फिल्म में डालते हो, तो सोप फिल्म जैसे उसको चारों तरफ से बाहर, अंदर की सोप फिल्म में ब्रेक कर देते हो, तो जब वो बाहर चारों तरफ खींचती है तो सर्किल फॉर्म कर देता, कुछ वैसा ही पार्ट है। इसको जब चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड खींच रहा होगा, तो ये किस फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, एक सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, और इस सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट होकर चारों तरफ से इस तरह से इस पर हर दिशा में फोर्स लग रहा होगा। तो अगर ये पूरा सर्किल भी बना हुआ है तो नेट फोर्स इस पर कितना हो रखा है, नेट फोर्स इस पर जो है 0 हो रखा है। लेकिन क्वेश्चन ने नेट फोर्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है टेंशन। अब अगर आपको टेंशन निकालना है तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आपको किसी हिस्से को बनाना पड़ेगा, तभी आप टेंशन बता पाओगे। तो हम अगर इसके आधे पार्ट का डायग्राम बना लें, आधे पार्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं, तो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है इस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है अंदर की तरफ। तो आप सोचो इस पर नेट फोर्स कितना आएगा। आधे पार्ट को क्यों बनाया, आप थोड़ा से एंगल पार्ट को भी बनाते तो एंगल्स में ले जाकर उसको सॉल्व करना पड़ता, आधे पार्ट बनाने से थोड़ा एंगल कंपोनेंट मेरे बच जाते हैं। लेकिन किसी पार्ट को लेकर इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि तभी आप टेंशन को ला पाओगे। पूरे कंप्लीट बॉडी को देखोगे तो टेंशन इंटरनल है, आपके कभी कैलकुलेशन में बनेगी नहीं, फोर्स की इक्वेशन में कभी आएगा नहीं। तो यहां मैं देखूं तो मैग्नेटिक फोर्स किधर हो जाएगा, तो एल इफेक्टिव आप देखो अगर सीधे सीधे, तो एल इफेक्टिव कितना बना, एल इफेक्टिव यहां से बन जाएगा, तो ये V क्रॉस B, एल इफेक्टिव ऊपर की तरफ एल इफेक्टिव कारण ऊपर की तरफ फोर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा IB, और ये कितना L हो गया 2R। तो फोर्स की वैल्यू ऊपर की तरफ आ गई IB इंटू 2R, और ये क्यों नेट फोर्स 0 है, क्योंकि यहां से टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो दो टेंशन हुए तो 2T इक्विलिब्रियम पर क्या रहा होगा, 2T की वैल्यू हो गई होगी IB इंटू 2R के बराबर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया होगा,
टेंशन की वैल्यू हो गई होगी आई बी इंटू आर। अब सब आर तो दिया नहीं है, क्यों? क्योंकि लेंथ दी थी इसकी पूरे सर्किल की, तो पूरे सर्किल की लेंथ दी हो तो एल बराबर कितना रहा होगा, 2 पाई आर के बराबर, यही तो पूरी लेंथ बनेगी इसकी। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई होगी साहब, एल बाय 2 पाई। तो चलो भैया रिप्लेस कर देते हैं, कितना आ गया, आई बी एल बाय 2 पाई। तो भाई कोई बन रहा है आई बी एल 2 पाई, करेक्ट जो है सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट बन रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो चीजें पूछी हैं इसने, एक तो फोर्स की आपको गणित समझ में आनी चाहिए और साथ में इसने टेंशन भी पूछ लिया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये, ऑल्दो इजी है अगर आप आराम से बढ़िया तरीके से इसको करते हैं तो। अगला एक हमारे पास क्वेश्चन आता है यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर लूप है जिसका मास 2 पाई केजी दिया है, बहुत अच्छी बात है। रेडियस इसकी 1 मीटर दी हुई है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, इंपॉर्टेंट डेटा देखते आते हैं। कैप्टन ने हॉरिजॉन्टल पोजीशन XY पोजीशन पे रखा हुआ है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला का लगा दिया गया, इज अप्लाइड टू एक्स एक्सिस। तो ये टॉप व्यू देख रहे हो आप, ऊपर से देख रहे हो, यहां उस पे रखा हुआ है टेबल के ऊपर, और ऊपर से आप देख रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बी। कितने का वैल्यू का बोल दिया, 5 टेस्ला का। तो कह रहा है कि सो दैट इट गेट जस्ट इट क्या बोला, अच्छा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस द करंट बताओ इन द लूप सो दैट इट जस्ट गेट्स लिफ्टेड फ्रॉम द टेबल। टेबल से ये उठ जाए। सर उठेगा क्यों, पहले तो ये समझ लें। चलो तो भैया ऐसा करते हैं हम लोग, बढ़िया सी टेबल बनाते हैं, क्योंकि ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो जब तक हम टेबल में नहीं देखेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। तो ये है अपनी टेबल, ठीक है, और इस टेबल पर मान लेते हैं ये रही टेबल, और इस टेबल पर हमारा जो ये रिंग है, ये रिंग पड़ी हुई है, इस तरह से पड़ी हुई है, ठीक। और इसी दिशा में जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है बी, और अब ये कह रहा है कि ये लिफ्ट करंट की वो मिनिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए लिफ्ट कर जाओ, और ये करंट इसमें जा रही है यू। तो अगर करंट यूं जा रही है तो आप एक बात तो ये देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट रहा होगा ये एम का, और हमने आपको एक बात बताई थी कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हमेशा कोशिश करता है अपने आप को अलाइन करने के लिए, किधर, बी की डायरेक्शन में। या आप ऐसे देखो तो एम क्रॉस बी, तो इस दिशा में इसके 3D डायग्राम में अगर मैं कहूं तो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगी, यूं घूमने की कोशिश करेगी, एम क्रॉस बी। टॉर्क यूं आया ना, टॉर्क इस दिशा में आ रहा है, यहां टॉर्क आ रहा है, तो यूं घूमने की कोशिश करेगी, मतलब यहां से ये ऐसे उठने की कोशिश करेगी इस दिशा में। तो अगर टेबल पर यूं, टेबल के ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर, यहां टेबल के ऊपर ऐसे रिंग रखी हुई है, तो रिंग यूं उठने की कोशिश करेगी, मतलब इसका एम वेक्टर को अलाइन करने की कोशिश करेगी बी की दिशा में, और जस्ट लिफ्ट ऑफ कराना है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इसकी है वो ग्रेविटी फोर्स mg काउंटर बैलेंस करेगी इस पॉइंट के अबाउट, तो mg उठने नहीं देगी, और m इसको m के कारण घूमने की कोशिश करेगी। तो जस्ट का केस अगर हमें बनाना है तो जितना mg का टॉर्क लग रहा है, कितना टॉर्क लग रहा होगा o के अबाउट, टॉर्क अबाउट o कितना लग रहा है, वो o का mg के कारण लग रहा है कितना, mg इंटू जो रेडियस है r, वो बराबर हो जाए किसके, टॉर्क के, जो यहां पर आ रहा है। तो m और b के बीच का 90 डिग्री है, तो नेट टॉर्क बनेगा m मैग्नेटिक मूवमेंट इंटू b। सॉल्व कर लेते हैं, m कितना दिया है 2 पाई, g की वैल्यू ले लेते हैं 10, r कितना दिया हुआ है 1, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा i कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया i इंटू पाई r स्क्वायर इंटू b, यहां पर ये वाला i कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, अच्छा करंट ही निकालना है साहब, ठीक है, पाई हो गया, r स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, और b कितना दिया हुआ है 5 टेस्ला, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया,
5 2 आई की वैल्यू आ गई 4। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके टॉर्क को, ये टॉर्क है ड्यू टू बी, इसके टॉर्क को mg का टॉर्क क्या करेगा, mg का टॉर्क जो है वो जस्ट बैलेंस की कंडीशन बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वही इसके जस्ट लिफ्ट करने वाला केस बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या कहता है ये प्रश्न, तो कह रहा है कि यहां पर एक कंडक्टर है PQ जिसकी लेंथ L दी हुई है, बहुत अच्छी बात है, और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो कि वर्टिकली अपवर्ड लगा हुआ है, लग रहा है। यहां फ्रिक्शन एब्सेंट है और कह रहा है कि वैल्यू ऑफ करंट बताओ। इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरी देन वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर AB कम आउट। ठीक है, एक कंडक्टर है, इतना इतना इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट एक देखिए बड़ा अच्छा सा है, और करंट बाहर की तरफ आ रही है, ये भी इसने बोला है। इसके फ्रंट व्यू को बनाओ तो ज्यादा अच्छे से आपको चीजें दिखाई दे जाएंगी। तो यहां पर ये थीटा है और ये आपकी रॉड का फ्रंट व्यू दिख रहा है, और करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन का बाहर की तरफ है, तो मैं डॉट लगा दिया, और बी मेरा ये हो गया। ठीक, अब इसमें फोर्स क्या क्या लग रहे होंगे, एक तो ये लग रहा होगा mg, ठीक, और इधर लग रहा होगा कितना, mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा, इधर लग रहा होगा नॉर्मल, इधर लग रहा होगा mg कॉस थीटा। नॉर्मल mg cos थीटा बैलेंस कर रहे होंगे, mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए क्या आ सकता था, तो मैंने कहा b के कारण कितने फोर्सेस आएंगे, इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं तो मेरा b ये है और L वेक्टर ये अंदर की तरफ यूं पड़ा होगा, तो नेट फोर्स किधर आएगा इसके कारण अगर आप देखो तो L वेक्टर अंदर की तरफ पड़ा हुआ और b के साथ कितना बना रहा होगा, आप ये देखो b के साथ L वेक्टर सॉरी बाहर की तरफ आ गया क्योंकि करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो इन दोनों के बीच एंगल तो 90 डिग्री का बन रहा है, एंगल तो 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन कितना किधर आएगा वो फोर्स अगर देखें तो L ये है और B ये है, तो V इस तरफ है, B बाहर की तरफ है, और B ये है तो बाहर की तरफ V, तो अगर आप बाहर की तरफ V और B ऊपर की तरफ तो कितना बनेगा, तो V है बाहर की तरफ एक तरीके से चार्ज का फ्लो, और B है ये, तो नेट फोर्स किधर आएगा, तो गौर करो अगर आप, तो V बाहर की तरफ किया, V बाहर की तरफ किया क्रॉस B, तो नेट फोर्स अगर देखा जाए तो ये इस तरफ आ जाएगा, V बाहर की तरफ है, V बाहर की तरफ है, B इस तरफ है, नेट फोर्स इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो IBL फोर्स आएगा, क्योंकि V और B के बीच में एंगल 90 है, तो IBL का फोर्स इस तरफ आ जाएगा। अब IBL का फोर्स इधर आ गया तो ये एंगल थीटा है, तो IBL का एक कंपोनेंट इधर आ गया IBL cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा IBL sin थीटा। नॉर्मल फोर्स पूछता तो इन दोनों की इक्वेशन बैलेंस कर देते, फिलहाल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कंडीशन बनाए तो mg sin थीटा बैलेंस आउट कर रहा होगा ये वाला कंपोनेंट, दैट इज IBL cos थीटा। तो मेरे को किसकी वैल्यू पूछ रहा है, करंट I की वैल्यू हो जाएगी कितनी, mg BL sin थीटा बाय cos थीटा हो गया tan थीटा, तो ये मेरा करंट का वैल्यू आ गया। mg बाय BL हमारे पास ऑलरेडी है, k की वैल्यू पूछी है, आंसर कितना हो गया बेटा 1, तो k की वैल्यू जो है यहां पर हमारी 1 आ जाएगी इस क्वेश्चन में, और b की डायरेक्शन और L वेक्टर जो बन रहा था उसकी डायरेक्शन को देखकर आप फोर्स की डायरेक्शन विजुलाइज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ज़्यादा टेक्निकल थोड़ा सा यही था कि आप फोर्स अच्छे से निकाल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपने वो कर लिया तो फिर सिंपली फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से ट्राई किए, सॉल्व किए, जो चीज़ें बेसिक थी उनको दोबारा से ट्राई कीजिए, है ना, और इस तरह के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेंस में भी पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है नीट में भी बड़े आराम से पूछा जाए। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है ऐप पर भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप उस प्रैक्टिस शीट को भी लगा सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, अपनी तैयारी करते रहिए, जल्दी ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।